हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी को। मतलब बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शंस को। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग विद थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टेट फंक्शन। हमने पाथ फंक्शंस में वर्क और हीट को तो कवर कर लिया। अभी वर्क के फॉर्मूलाज बचे हैं, वो हम बाद में करेंगे। वेट अ मिनट। यस, मूविंग ऑन टू स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस में जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे सिलेबस में 4 स्टेट फंक्शंस हैं। एक है इंटरनल एनर्जी, जिसको आप U से और E से डिनोट कर सकते हैं। एक है एंथैल्पी, जिसको आप H से डिनोट कर सकते हैं। एक होता है एंट्रोपी, जिसको आप S से डिनोट कर सकते हैं। और एक होता है आपके पास गिब्स एनर्जी, जिसको आप G से डिनोट करते हैं। तो ये 4 स्टेट फंक्शंस हमने पढ़ने थे। हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास हमेशा डिफरेंस आता है, राइट। तो अभी हम ये सब पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन पे। और आज हम अपने लेक्चर में जो स्टेट फंक्शन को कवर करेंगे, पहले हम इंटरनल एनर्जी को कवर करेंगे, एंथैल्पी को मेनली कवर करेंगे। अगर टाइम बचेगा तो एंट्रोपी भी करेंगे। बट इन दोनों को, ये जो 2 चीज़ें हैं आज, ये जो 2 हैं, इनको आज हम डिटेल थोड़ा सा करेंगे। इनके फॉर्मूलाज हम नहीं लिखेंगे अभी इस लेवल पे, मतलब थोड़े बहुत लिखेंगे, बट जो डिफरेंट प्रोसेसेस में फॉर्मूलाज आते हैं वो हम आगे चल के लिखेंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग विद इंटरनल एनर्जी। हम शुरू कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी से, जिसको आप U और E से डिनोट करते हैं, कैपिटल U और कैपिटल E। तो इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन में हमने क्या लिखना है? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, in absence of external force, the sum of all the energies present in a system जब हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, तो जब उस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। दैट मीन्स U को आप लिख सकते हो U काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी प्लस U न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन। तो ये U है। ओके, अब आपको बेसिकली एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमें 1-2 बातें पता होनी चाहिए। हमें U के 3 फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। कितने फॉर्मूलाज को? 3 फॉर्मूलाज को। बेसिकली U होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज U, तो आपने बताना है इट इज़ हीट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था, हमने जब पाथ फंक्शंस पढ़ा था, हीट एंड वर्क पढ़ा था हमने, तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यू को हम दो में मेज़र करते हैं, एक क्यू वी और एक क्यू पी। क्यू वी को हम कहते हैं डेल्टा यू और इसको हम नाम देते हैं डेल्टा एच। तो इट इज सिंपली हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यू, या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यू। एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यू का। अब आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था Q इज इक्वल टू एन सी डी टी, वेयर C इज द मोलर मास। अब मैं Q को अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर कर रही हूँ तो C को मैं CV लिख सकती हूँ। मैंने बताया था मोलर के भी दो टाइप्स होते हैं, CV एंड CP। सिमिलरली हीट के भी दो टाइप्स होते हैं, QV एंड QP, राइट। तो एक तो हमने ये याद कर लिया कि U इज QV और QV क्या होगा, NCV/dt, NCV/dt। अब जैसे हमने हीट और वर्क में पढ़ा, हमने हीट एंड वर्क में जैसे पढ़ा था ना कि इसको भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन CV इज फंक्शन ऑफ T, एक था व्हेन CV इज नॉट द फंक्शन ऑफ T। तो देखिए जब मैं ये बेसिकली आता है डी यू। अब मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे CV इज फंक्शन ऑफ T, तो मुझे पता है अगर CV T का फंक्शन है तो मैं CV को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला पाऊंगी। बट यहाँ पे जब CV इज नॉट द फंक्शन ऑफ T, तो मैंने क्या किया, CV को इंटीग्रेशन से बाहर ले आई और मैंने आपको बताया था इसके इंटीग्रेशन से हमें चेंज मिलता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा यू क्या आ जाएगा, NCV T2 माइनस T1। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं CV को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकी, यहाँ मैं नहीं ला पाई, राइट। एक तो हमने एक U का क्या फॉर्मूला पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ NCV/dt। अब CV अगर T का फंक्शन होगा तो वो अंदर ही रहेगा, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। एक होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो हमें ये Q के तीन फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। U के तीन फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। U इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV/dt, क्योंकि QV NCDT होता है, और डेल्टा U इज Q प्लस W। आगे चल के जब मैं आपको लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताऊंगी तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन किसकी थी, फर्स्ट लॉ की। मैं यहाँ क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि हमारे पास U के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो एक ही जगह नोट डाउन हो, बार बार पन्ने पलट के ना देखना पड़े कि एक फॉर्मूला वहाँ था, एक फॉर्मूला यहाँ, ठीक है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी में तो इतना ही था कि स्टेट फंक्शन होता है और ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये, राइट। तो ये सब यू के बारे में हमने पढ़ना था, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे एंथैल्पी। अभी देखिए काफ़ी चीज़ें बची हैं, अभी तो मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि U ये होता है, Q ये होता है, H ये होता है।
अभी इनके फॉर्मूलाज आगे आएंगे, अभी नहीं लिखवा रही मैं, अभी मैंने ये 3 चीज़ें बताई आपको। देखिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने जो Q है उसका एक फॉर्मूला पढ़ा NCDT, W है उसका क्या पढ़ा -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अभी मैंने इससे ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं बताया आपको, इसमें मैंने 3 फॉर्मूलाज बता दिए। अब हम पढ़ते हैं एंथैल्पी। अभी आगे इनमें और डिटेल आएगी, इनके और फॉर्मूलाज आएंगे, वो हम जब हम प्रोसेसेस लॉज पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, एंथैल्पी की। इसको हम डिनोट करते हैं H से। किससे डिनोट करेंगे, H से। एक चीज आप स्टार मार्क करके लिखिए, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीज आप स्टार मार्क करके लिखिए। 1 मिनट। ओके अब जैसे मैंने आपको U के 3 फॉर्मूलाज बताएं, वैसे ही मैं H के भी आपको 3 फॉर्मूलाज बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। H बेसिकली है क्या, इट इज Q एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे QV क्या था, U था, QP क्या होगा, H के बराबर होगा। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज U, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज H। एक तो आपको ये फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। तो H का एक क्या फॉर्मूला हो गया, dQ। एक H का फॉर्मूला, अब जैसे ये QP, अब QP को मैं ऐसे लिख सकती हूँ NCPDT। क्योंकि Q क्या होता है, NCDT। ये मैंने आपको पिछली क्लास 2-3 लेक्चर पहले बताया था। तो अगर मैं Q को P लिख रही हूँ यहाँ पे, तो C को भी मैं P लिख दूंगी। अब वही बात आ जाती है कि अगर Cp जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर Cp टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अगर है तो जब मैं इसको डेल्टा H करूँगी इंटीग्रेट करके, तो N बाहर आ जाएगा, CpDT अंदर ही रहेगा। अगर नहीं है तो Cb बाहर, Nb बाहर, T2 माइनस T1 आ जाएगा, राइट। अब इसका एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, जैसे हमने डेल्टा H के अभी तक 2 फॉर्मूला करे। डेल्टा H इज QP इज इक्वल टू NCPDT, या DH लिख लीजिए। ये 2 चीज़ें हो गई। अब आपको एक याद रखना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है बिटवीन H एंड U, राइट। ये इक्वेशन हमें किसके बारे में रिलेशनशिप बताती है, H और U के बारे में। एक और चीज़, जैसे मान लीजिए DH क्या है, NCPDT, DU क्या है, NCVDT। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, N से N कैंसिल, DT से DT कैंसिल, CP/CV इज गामा, दैट इज पॉइजन्स रेशो। तो ये भी छोटी सी बात है, ये भी लिख लीजिए। ये कब के लिए है, जब DT सेम है दोनों का और N सेम है। अगर DT मतलब मोल्स डिफरेंट है तो मैं नहीं काट पाऊंगी, राइट।
तो ये जब सेम टेम्परेचर डिफरेंस है और सेम n है तब हम ये लिख सकते हैं। वैसे Cp डेल्टा H और डेल्टा U में ये रिलेशन होता है। अब हमें इसके भी ना 3 फॉर्म्स पढ़ने हैं। वो 3 फॉर्म्स क्या होंगे देख लीजिए। ये ऊपर वाला मैं इरेज कर रही हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। मैंने बताया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब आपको एक चीज़ क्या याद होनी चाहिए, वो ये है कि इसमें 3 कंडीशंस बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कांस्टेंट प्रेशर। अगर तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब देखिए प्रेशर में तो कोई चेंज ही नहीं है तो उसका डेल्टा, तो इसको हम डेल्टा से बाहर ला सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा P डेल्टा V, राइट। दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मीन्स मैं वॉल्यूम को बाहर ला सकती हूँ डेल्टा के, वॉल्यूम डेल्टा P, राइट। अब तीसरा होता है फॉर गैसियस रिएक्शंस। गैसियस रिएक्शंस के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम केस लेते हैं आइडियलिटी का और हम क्या लिख देते हैं कि PV तो भाई nRT के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें हम लिख देते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब हमें पता है, अब हम क्या करते हैं, अक्सर मैंने आपको 2 मिनट पहले एक लाइन लिखवाई कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, अभी लिखवाई जस्ट, तो ये गैसियस रिएक्शन ही है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही होगी, दैट मीन्स R इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, तो उसको मैं डेल्टा से बाहर ले आऊँगी। मतलब ये एक तरीके से जो डेल्टा लग रखा है ये सिर्फ Ng के साथ रखा है, राइट, वेयर Ng इज चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। हम जब रिएक्शन लिखेंगे तो हम सॉलिड को नहीं कंसीडर करेंगे, लिक्विड को कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूँ C प्लस O2 गिविंग CO2, ये मैंने ग्रेफाइट लिया है तो ये मेरा सॉलिड फॉर्म हो गया, ये मेरा है गैसियस फॉर्म और ये है मेरी गैसियस फॉर्म। तो बताइए पहले रिएक्टेंट साइड भी 1 मोल गैस ही था, प्रोडक्ट साइड भी 1 मोल गैस ही है, दैट मीन्स क्या गैस के मोल्स में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो इस टाइम डेल्टा Ng क्या होगा, 0, मैं सॉलिड के मोल्स को कंसीडर नहीं करूँगी। गेटिंग द पॉइंट। आई होप सो इतना पॉइंट क्लियर है। आप इसको नोट डाउन करिए 1 मिनट।
तो आई होप इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज़ क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी पे। देखिए अभी काफ़ी फार्मूलाज आएंगे, उनकी चिंता मत कर लिए कि एंथैल्पी कंप्लीट होगी, इंटरनल एनर्जी कंप्लीट होगी, वो फार्मूलाज तो आए ही नहीं, आएंगे। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो एक बात देखिए, जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस और एक वर्ड है नॉन स्पॉन्टेनियस, इट मीन्स जो रिएक्शंस तो खुद हो जाएं नेचर में, हमारी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हेल्प के बिना, वो होती हैं स्पॉन्टेनियस। जो प्रोसेसेस खुद नहीं हो पाती, लाइक अगर हमने अपने घरों में मोटर लगाई हुई होती है, मोटर ऑन करते हैं ना हम, जैसे हमें पानी ऊपर से नीचे चढ़ाना होता है, तो हम क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ऊपर से नीचे अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो नहीं सकती। देखिए अगर मुझे पानी ऊपर से नीचे चढ़ाना है तो मैं एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क कर रही हूँ, बट क्या ऐसा है कि वो हो ही नहीं सकती? नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो सकती हैं, बट उनके होने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी जो हमारी कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेगी, जैसे इस केस में मोटर प्रोवाइड करती है घर की, राइट। तो जैसे ये बेसिक डिफरेंस था स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। राइट, वेट अ मिनट। यस, तो आई एम नॉट राइटिंग द डेफिनेशन, आई एम जस्ट स्पीकिंग देम। दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन एग्जैक्ट जो आपने एनसीईआरटी मतलब जो आपने टेस्ट में लिखनी है वो मैं बता रही हूँ, वो है दीज आर द प्रोसेसेस विच हैव नेचुरल टेंडेंसी टू अकर आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। मतलब इनको आप एक बार इनिशिएट कर दो, प्रॉपर इनिशिएशन चाहिए इन्हें, उसके बाद ये हो जाएंगी खुद ब खुद। बट ये तो प्रॉपर इनिशिएशन पर भी नहीं होती। जैसे मैंने पानी को थोड़ा सा पंप किया तो वो पूरा ऊपर नहीं जाएगा जब तक मैं उसको कॉन्टीन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स ना प्रोवाइड करूं। जैसे इसकी डेफिनेशन जो आपको पेपरों में लिखनी है वो ये है नॉन स्पॉन्टेनियस की, दीज आर प्रोसेसेस विच डोंट हैव natural tendency to occur after proper initiation under given set of conditions but they can be carried out with the help of external source। मतलब इनको हमने प्रॉपरली इनिशिएट कर दिया तो ये खुद ब खुद हो जाएंगी, बट ये प्रॉपर इनिशिएशन के बाद भी नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये है कि जब तक मैंने जैसे ही मोटर को बंद किया पानी रुक जाएगा ऊपर चढ़ना, दैट मीन्स इनको इनिशिएशन हर टाइम चाहिए। ये नहीं कि एक बार थोड़ा सा इनिशिएशन दिया और आगे खुद ब खुद होती गई, नो, राइट। अब हमें एक चीज़ लिखनी है, वो ये है कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस खुद तो होंगे नहीं, उनको तो ह्यूमन नीड चाहिए, ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, राइट। अब आपको पता होना चाहिए, अब हम डिफाइन, अब ये जब ये दोनों टर्म्स हमारी क्लियर हो गई हैं,
अब हम आगे बढ़ते हैं एंट्रोपी पे कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होता है रेंडमनेस और या फिर इसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज randomness और डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस। देखिए, जो भी सिस्टम जितना रैंडम होगा उसमें जितना डिसऑर्डर होगा, वो जितना यूनिफॉर्म कम होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी। इज इट क्लियर टू यू? अब आप याद रखिए, जो गैसेस होती हैं उसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जो गैसेस होती हैं उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स और उसके बाद आते हैं सॉलिड। सॉलिड की सबसे कम एंट्रोपी होती है। अब मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लाइन लिखवाई होगी, आई डोंट नो मैंने लिखवाई है या नहीं, मुझे याद नहीं, बट ये लिखवाया होगा मैंने कि गैसेस शो द मोस्ट यूनिफॉर्म बिहेवियर इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। अब आप सोचेंगे उस चैप्टर में तो लिखवाया था कि गैसेस शो मोस्ट यूनिफॉर्म बिहेवियर अमंग ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और अब मैं बोल रही हूँ कि गैसेस में ही सबसे ज़्यादा रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है। देखिए, वहाँ मैंने ये लिखवाया था कि यूनिफॉर्म बिहेवियर इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। दैट मीन्स मैं कोई भी गैस उठा लूँ, उनका जो बिहेवियर होगा गैसेस का वो सेम होगा। जैसे हर गैस की डेंसिटी बहुत कम होगी, है ना। अब ऐसा होता है कि लिक्विड्स में अक्सर क्या होता है, डेंसिटीज़ वेरी करती हैं, बट गैसेस में हम लो ही मान लेते हैं, 10⁻⁻ में मान लेते हैं, या जो भी मानते हैं बहुत कम डेंसिटी मानते हैं। बट लिक्विड्स की तो डेंसिटीज़ हमने बहुत अलग अलग देखी हैं, हनी भी देखा है, वाटर भी देखा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करते हैं, बट ये नहीं कि इंडिविजुअल गैस यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करेगी। इंडिविजुअल गैस तो रैंडमनेस ही शो करेगी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स में, बट मैं यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि चाहे मैं नेचर ऑफ गैस देखूँ ना देखूँ, बट हर गैस में ये प्रॉपर्टीज़ मैं आंख बंद करके कह दूँगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हर गैस में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। यहाँ पे वो मतलब था, यहाँ पे क्या मतलब है, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यस, तो आपने एक पॉइंट लिख लेना है कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी का सिंबल है एस। एक ये पॉइंट एग्जाम्पल लिख लीजिए, गैस देन लिक्विड देन सॉलिड। ये तो हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर आते हैं आपके पास सॉलिड्स। सॉलिड्स में आपने 2 तरीके के सॉलिड पढ़े होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड। तो आपको पता है ज़्यादा रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी, कम। दैट मीन्स एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, एमोर्फस सॉलिड्स की। अब हम एंट्रोपी की एग्जांपल करेंगे कि किसकी एंट्रोपी थोड़ी ज़्यादा है, किसकी कम है, यही चलता रहेगा अभी तो।
राइट। एक आपको याद रखना है, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड है, अब तीसरा एग्जाम्पल है NO, NO2, NO3। बताइए किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिंपली देखना होता है कि किस में नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें ज़्यादा हैं तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा, इसकी कम, और NO की सबसे कम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स उतनी ज़्यादा एंट्रोपी, उतनी ज़्यादा रैंडमनेस। जैसे O2 और O3 में अब आप बता देंगे किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अब एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो है रॉ एग का और बॉइल्ड एग का। हमें पता है रॉ एग जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। आपने देखा होगा अंडा होता है उसके अंदर लिक्विड होता है, बट जब हम उसको बॉईल कर लेते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। और मैंने आपको अभी बताया कि सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स रॉ एग की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अक्सर यही सोचा जाता है इस केस में। बट जो ये सोच है, ये वाली सोच जो मैंने अभी आपको बताई कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसलिए लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है इस वाले केस में। इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि जब एग इज़ रॉ, उसमें प्रोटीन कंटेंट इंटैक्ट है, बट जब हमने उसके बॉईल कर दिया, एक टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, तो उसके जो प्रोटीन है उनका डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है, उनके बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, तो उनके बॉन्ड्स में रैंडमनेस आ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रॉ एग, राइट। आगे लिखिए एग्जाम्पल। जब भी गैस के मोल्स बढ़ेंगे या गैस के मॉलिक्यूल में एटम्स बढ़ेंगे, दैट मीन्स एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गैसियस मोल है 1, यहाँ पे गैसियस मोल है 2, यहाँ पे एंट्रोपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। रैंडमनेस क्या हुई है, इंक्रीज, क्योंकि गैस के 1 मोल थे, अब गैस के 2 मोल्स हो गए हैं, दैट मीन्स एंट्रोपी हैज़ इंक्रीज्ड। एक एग्जाम्पल और लेंगे हेबर्स प्रोसेस का। इसमें टोटल गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड थे 4 और प्रोडक्ट साइड हो गए 2, दैट मीन्स गैसेस के मोल्स घटे हैं, दैट मीन्स एंट्रोपी भी घटी है। इसमें बताइए एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है। अब ना कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं डेल्टा H में और डेल्टा S में। हम सोचते हैं, जैसे जब हम इस चैप्टर को पढ़े हुए हमें 3-4 महीने हो जाते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि यार गैसेस के इस वाली साइड में हाफ मोल्स हैं, इधर भी गैसेस के हाफ मोल्स हैं, सॉलिड के मोल्स को तो कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि डेल्टा Ng चेक करते हैं। पर ये बात सिर्फ
हाई एंथैल्पी में है। जब मैंने आपको एंथैल्पी में लिखवाया था डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्या ये एंट्रोपी में मैंने बोला ये लगाना है? नहीं। इसमें आपको ऐसे चेक करना है कि एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है बाय कि पहले रिएक्टेंट साइड हाफ मोल सॉलिड था, हाफ मोल गैस था। अब क्या हुआ, सिर्फ गैस गैस बची। मींस जो कार्बन का हाफ मोल सॉलिड था वो कार्बन के हाफ मोल गैस में कन्वर्ट हुआ, और जो ऑक्सीजन का हाफ मोल था वो गैस में, वो ऑक्सीजन का हाफ मोल ही रहा गैस में। दैट मीन्स इन ओवरऑल रिएक्शन सॉलिड हैज कन्वर्टेड टू गैस, तो एंट्रोपी शुड इंक्रीज, राइट। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। आप ऐसे ध्यान रखिए इसे कि इसमें एंट्रोपी घटती है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रोपी क्या होती है? घटती है। रीज़न इसका ये है कि रबर जब प्रेजेंट होता है तो वो कुछ ऐसी फॉर्म में होता है इंटरनली, और जब हम इसको दोनों तरफ से खींच देते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हो जाता है। तो अभी ये ज़्यादा रैंडम है, ये यहाँ पे ये कम रैंडम है। तो स्ट्रेचिंग के बाद क्योंकि ये ऐसा बन जाता है तो दैट मीन्स इसकी एंट्रोपी कम हुई है। एक और एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और डायमंड। आपने ये याद रखना है, ग्रेफाइट से जब हम डायमंड बनाएंगे या जो भी है, ग्रेफाइट और डायमंड में डायमंड की और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप डेंसिटी डाटा देखेंगे तो ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ डायमंड। और हमें पता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे गैसेस की डेंसिटी कम है तो वो मोर रैंडम है। सिमिलरली ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है तो वो मोर रैंडम हुआ, मीन्स उसकी क्या हुई? मोर एंट्रोपी हुई। वन मिनट। अब जैसे आपको साइन ऑफ एस डेल्टा एस बताना है, जो मैं रिएक्शंस लिखूंगी, क्वेश्चन क्या है? प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस, राइट, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे एक सॉलिड एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव। एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में एंथैल्पी ज़्यादा है और रिएक्टेंट में एंथैल्पी कम है, क्योंकि रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में। अब एक बात देख लीजिए, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे बहुत और रैंडम मोशन में आ जाते हैं, तो इट मीन्स एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, राइट। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज़ करूं, आप गैस के एग्जांपल ही सोचिए, ये मेरी गैस फील्ड है, इसमें मैंने प्रेशर लगा रही थी, अब मैंने प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया, दैट मीन्स मैंने प्रेशर डिक्रीज़ किया, दैट मीन्स अब गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
entropy increases, but on decreasing pressure entropy increases. और एक ये याद रखिए, जब मैं दो चीज़ों को मिक्स करती हूँ, मिक्स करने का मतलब है मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक कंटेनर में लिया, नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, हीलियम और नियॉन को लिया, इनर्ट गैसेस को लिया और मिक्स कर दिया, तो हुआ क्या, ओवरऑल कंटेनर में गैसेस के मोल्स बढ़ गए। और हमें पता है जब भी मोल्स में इंक्रीज होता है गैसेस के, चाहे वो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो, अगर इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो मिक्सिंग की वजह से हमेशा एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे NH4Cl है, इन्होंने बनाया एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ये तो था सॉलिड, ये था एक्वस, ये है एक्वस। तो बताइए एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि सॉलिड और ये एक तरीके से लिक्विड को शो कर रहा है, राइट। एक और चीज़ बताइए, AgNO3 plus HCl giving AgCl plus HNO3। तो देखिए AgCl तो प्रेसिपिटेट होता है, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में होगा, HCl भी एक्वस है, AgNO3 भी एक्वस है। तो इसमें जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि हम एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। वेट अ मिनट, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने एंट्रोपी चेंज निकालना सीखा, तो आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाता तो वो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी फ़ोन में मेरे। तो इतना प्रिवाइज करिए, कल आपको एक और लेक्चर अपलोड हो जाएगा इसी चैप्टर का जिसमें हम एंट्रोपी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए, बाय बाय। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, तब तक प्लीज़ पढ़ते रहिए, बाय बाय।